नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ देवता कहे जाने वाले दो ऐसे मशहूर डॉक्टर हैं, जो एक तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं और काफी बड़े एक्सपर्ट हैं, दूसरे नेचुरोपैथी और योगा के बहुत बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आज हम इस कोरोना काल में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, उनके उपचार का अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमें इनिशिएट करना चाहिए, और अगर मेडिकल की या डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इन सब विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में आज मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। आप चेयरमैन हैं साइंटिफिक कमेटी डीएमसी के और आईएमए ईडीबी कोरोना कमेटी के और फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के। आप एसेसर हैं एनएबीएच के एंड एनएबीएल के। डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दूसरे एक्सपर्ट अपने साथ डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल हैं। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली चैप्टर के इनिग्मा के, INYGMA के, और सीएमओ हैं SPPC के। आप योगा और नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप सबको, आप दोनों को पता है कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है। देश ही नहीं, पूरा विश्व। ये वैश्विक महामारी का दौर है और ऐसी महामारी है जिससे मेडिकल साइंस भी अनभिज्ञ था, कॉमन लोगों की बात ही छोड़े। तो इस अनभिज्ञता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसमें आम लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। एक तो डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं एक बार डॉक्टर सैनी से पूछना चाहूंगा कि ये डर का माहौल से लोग कैसे निकले और इसके बारे में क्या मीथ और क्या सच्चाई क्या है, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें डॉक्टर सैनी। देखिए, डर नहीं रखना अपने आप में, क्योंकि डर जब पैदा हो जाता है तो हम ना तो अपना काम कर पाते हैं और ना ही हम अपना मानसिक संतुलन ठीक रख पाते हैं। बिल्कुल। हर साल हमारे पास ऐसे वायरल इलनेस आती रहती हैं। ये भी उसमें से एक वायरल इलनेस है, एक वायरल बीमारी है, हर साल आती है। और हर बीमारी में, वायरल बीमारी में खास तौर पर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये लोगों में एक धारणा पैदा हो गई कि इसका कोई इलाज नहीं है। 90% टाइम आप देखें, जब भी ये वायरल इलनेस होती है, हमेशा एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है यदि बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाए, कुछ और यदि उसको गला खराब है तो गला खराब की दवाई दी जाए, तो धीरे धीरे वायरस अपने आप से हमारे शरीर से निकल जाता है। सेम वे इसका है। और यदि हम आंकड़े भी देखें तो 100 में से 85% लोग अपने आप में ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 15% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी और उसमें से भी सिर्फ 2% होंगे जो क्रिटिकली इल होंगे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और जो अभी देखें हम आंकड़े, तो उसमें से सिर्फ अराउंड 3% लोग हैं जिनकी मौत होती है, और उनमें भी उन्हीं की हो रही है जिन्होंने अपना पुरानी बीमारी का ध्यान नहीं रखा। इसलिए डर का माहौल नहीं रखिए, सिर्फ अपने आप को जो बचाने की आपको चीजें बताई जाती हैं उसको करें। अब एक बार बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया, जैसा कि हम लोगों को इस बीमारी से किसी तरीके का डर का भाव पैदा नहीं करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अब इसी चीज को लेकर एक बार डॉक्टर अग्रवाल के पास चलते हैं। डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल से जानते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में जो लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है, उसको हम नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी के तरीके से या योगिक प्रैक्टिसेस के तरीके से कैसे उसको हम हल्का कर सकते हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि डॉक्टर सैनी ने बताया कि जब भी हमें डर होता है तो डरना तो है ही नहीं कभी भी। ये सब समस्याएं तो हमेशा हर साल आती ही हैं। एक छोटा सा काम के लिए हमें कॉमन कोल्ड हर साल लगभग सभी व्यक्ति से ग्रसित होते ही है। जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो वो 2 या 3 4 मैक्सिमम 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब कि शरीर, अगर हम उसका उपचार भी ना करें, सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशंस के ऊपर ध्यान दें, अपने हाइजीन के ऊपर ध्यान दें, शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता अपने आप बन जाती है।
यानी कि हमारी इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वायरल इन्फेक्शन तो हर साल होते ही है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखना है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हमें सेम टाइम पे हमें सावधानियां बहुत जरूरी लेनी है, क्योंकि ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो अभी हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है। तो हमारा जो मेडिकल साइंस है इसके ऊपर लगातार काम कर रहा है और काफी हद तक हमने जानकारियां जुटाई भी हैं। जी। अब इस विषय को लेकर डॉक्टर सैनी ने बहुत सारे काम किए हैं और आप साइंटिफिक कमेटी के आप चेयरमैन हैं और कोरोना कमेटी पे आपने बहुत सारे काम किए हैं। तो डॉक्टर सैनी एक बार जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण है, कैसे लोग समझे कि ये बीमारी हो रही है या हो चुकी है? देखिए, इस बीमारी के लक्षण जो शुरुआत कहें तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी वायरल इलनेस का होता है। जैसे कि बुखार होगा, थोड़ा बहुत आपके हाथ पांव में दर्द होगा, गला खराब होगा, ये कॉमन सिम्टम है जो हर एक बीमारी में होते हैं। 70 देखा गया है कि इस बीमारी में 75% से अधिक लोगों को बुखार होगा, 60 से 65% लोगों का गला खराब होगा, और माइल्जिया जिसको बोलते हैं कि हाथ पांव में दर्द होना, ये 50 से 40% लोगों में देखा गया कि इसके अलावा आपको सांस लेने में, जैसे ही आपको कुछ लोगों को थोड़े दिनों के बाद सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपके हाथ पांव नीले पड़ सकते हैं, आपको दिल की धड़कन बढ़ सकती है या आपको दिल में दर्द हो सकता है। यदि ये सिम्टम आ जाए तो मतलब कि आपकी जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरा, अभी तक भी ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं पर ये एक देखा गया है कि एक रिलेशनशिप है कि आपने किसी कोरोना पेशेंट के पास गए थे या आप किसी कंट्री से आए थे, वो तो खैर पुरानी बात होगी क्योंकि किसी कंट्री से अब पिछले काफी दिनों से सब चीजें बंद हैं, लेकिन आप किसी न किसी के कांटेक्ट में जरूर आए हो जिसको कोरोना वायरस था। तो यदि ये सब चीजें आपको हो रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको खांसी है, आपको बुखार है और आपके सांस लेने में यदि तकलीफ आए तो मतलब समझ लीजिए कि सिग्नल है कि आपको जाकर अपना टेस्ट कराना है। अन्यथा यदि आपको सिर्फ बुखार हो रहा है और आपको खांसी है, लेकिन आपने देखा कि आप किसी के घर में गए थे जिनको कोरोना पेशेंट था, तो आप फौरन जांच कराइए। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना को जल्दी हम पकड़ पाएंगे और हम उसको आगे बढ़ने से भी रोक पाएंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना और अपने आप को सेफ रखना, हाइजीनिक रखना। ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटिक है आप, या आपको हाइपरटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कोई कैंसर वाला मरीज है, या कोई HIV वाला मरीज है, तो वो अपनी दवाइयां जो खा रहे हैं उनको समय पर खाते रहें। चिंता के चक्कर में ये ना हो कि अपनी दवाइयां बंद कर दें। और इस समय क्योंकि ज्यादातर लोग अभी घरों में बैठे हैं, तो शुगर जो होती है, डायबिटिक जो होती है, शुगर वाला मरीज होता है, उसकी दवाई कम या बढ़ती करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से यदि चिंता में होंगे और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। तो यदि ये सब चीजें हो रही हैं, आप फौरन अपना चेक कराएं, ताकि ये यदि कंट्रोल रहेंगी तो आपको कोरोना वायरस भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें, बस अपना ध्यान रखिए कि बुखार, खांसी, गला खराब और यदि सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो समझिए कि आपको ये हो सकता है। बहुत अच्छा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बुखार है, गले में दर्द है और अगर सांस लेने में अगर परेशानी हो रही है तो आप समझे कि आपको टेस्ट के लिए जाना चाहिए। अब एक बार अखिलेश अग्रवाल के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अब जब इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोई किसी को पता नहीं है जब वो बाहर निकलता है तो कहाँ किसके संपर्क में कैसे आ सकता है, कैसे आ जाए और कैसे इस बीमारी के चपेट में आ जाए। ऐसे स्थिति में नेचुरोपैथी और योगा में कुछ ऐसी स्थिति आप बताएं, या कुछ ऐसे दवा या जो भी आप लोग करते हैं बताएं, या कुछ प्रिकॉशन बताएं जिससे कि हर एक लोग अपने आप को थोड़ा बहुत तो क्योर कर ही सके। संजय जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न में इससे दोबारा किया है। जैसा कि डॉक्टर सैनी ने बताया कि
इसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत रोल प्ले करती है, और जो हमारी पुरानी बीमारियां हैं उनको हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। पुरानी बीमारियों का सुचारू रूप से अपना उपचार करते रहें। जो दवाइयां आपकी चल रही हैं, डॉक्टर के परामर्श से उन दवाइयों को सुचारू रूप से चालू रखें, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाकर आप आने वाली जो गंभीर समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। सबसे बड़ी, क्योंकि सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं, आपकी बीमार बहुत लो होती जा रही है, क्योंकि हम लोग कोई एक्टिविटीज तो कर नहीं रहे हैं। सुबह उठना, दैनिक क्रिया करना, खाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, टीवी देखना, फिर दोबारा सो जाना, इसी प्रकार से हमारी बीमार जो है बहुत कम होती जा रही है। तो जाहिर है जब हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं, अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो सबसे पहले कि जैसा हमने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है। हमें कहीं पे भी चोट लगती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। हमें कोल्ड होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है अगर हम प्रिकॉशंस रखें। इसी प्रकार और भी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां की अगर हम उन पर थोड़ा सा देख रेख करें या थोड़ा सावधानी बरतें तो वो भी ठीक हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डरना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम डरना चालू करते हैं और हम चिंता करना चालू करते हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। तो इन दोनों सिस्टम्स को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना। डर को बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, चिंताओं को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। तो आप ये दोनों चीजों को अपने यहाँ से हटा देंगे तो आपके इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का माहौल है, तो गर्मी के माहौल में आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ऑप्टिमम बैलेंस्ड उसमें है, क्वांटिटी में है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करेगी और आपको फीवर होने के भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि जैसे ही फीवर होता है बॉडी के अंदर तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं और शरीर में दर्द होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेते रहें। हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को निरंतर 1-1 घंटे पे धोते रहें। डेली कम से कम 2 बार नहाएं, सुबह और शाम को नहाएं। जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं और आने के बाद उन कपड़ों को तुरंत चेंज कर लें। पे अपने मास्क जरूर लगाएं, अपनी नाक को ढक के रखें। डॉक्टर साहब, आपसे एक आग्रह है कि आप कुछ ऐसा यौगिक प्रैक्टिस बताएं जो लोगों को करना चाहिए, और ऐसी कोई क्रिया बताएं जो आसानी से हर एक लोग कर पाए। देखिए, अगर हम योगा की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस को अभी कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताता हूँ। यदि आपको कोल्ड जैसा भी सिम्टम्स हो रहा है या सिम्टम्स ना भी है तो भी आपको जल नीति एक क्रिया होती है योग है, जिसे प्रेशर इरिगेशन बोलते हैं, जिसमें हल्का सा वार्म वाटर थोड़ा सॉल्ट मिलाते हैं और पानी को इतना खारा बनाते हैं जितना हमारा पसीना खारा होता है, उतना खारा बनाने के बाद आप एक पर्टिकुलर में अगर जल नीति करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इससे हमारी जो नेचर पैसेज है पूरी तरह साफ हो जाती है और सॉल्ट वाटर एक सैनिटाइजिंग का काम करता है, हमारे माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। तो जल नीति जरूर करें। यदि आप बिल्कुल हेल्थी हैं तो हफ्ते में 2 बार जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, और यदि आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम है तो आप रोजाना भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गरारे रोज करें, नमक के पानी के गरारे रोज करें। यदि आपको गले में खराश वगैरह है, कुछ इन्फेक्शन है, तो आप थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर भी उसमें मिला सकते हैं। फिटकरी करेंगे तो एक और सैनिटाइजिंग का काम। साथ में एक क्रिया होती है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में कि आप सलाइन वाटर आपने जल नीति के लिए बनाया, वैसा ही पानी बनाकर उसे अत्यधिक मात्रा में पी लें, लगभग 1 से 2 लीटर तक पानी पी लें और उसको वोमिट आउट करते हैं, वॉलंटरली वोमिट करते हैं, तो जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे और आपका जब रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो हमारे लंग्स के अंदर जमा हुआ एक्सेसिव म्यूकस जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो ये 3 क्रिया करने से आपको विशेष लाभ होगा। एक बार फिर करते हैं। एक जल नीति आपने बताया, एक कुंजल बताया और तीसरी रेस्पिरेटरी क्रिया आपने बताई। नहीं, मैंने तीसरा बताया गार्गलिंग, गार्गल करना। जी, गार्गल करना। ये 3 क्रिया करके आदमी अपने आप को थोड़ा प्रिकॉशन ले सकता है। फिर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब। इस बीच में एक बार डॉक्टर सैनी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कोई प्रिकॉशनरी लेवल का कोई मेडिसिन यूज किया जा सकता है क्या, या अगर किसी को सर्दी जुकाम जो आम बीमारी होती है सीजन चेंज होने के साथ साथ, वो बीमारी अगर होती है तो सबसे पहला डर तो वो कोरोना का ही दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं वो तो नहीं हो गया है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
देखिए, शुरुआत में कोरोना या डर मैंने कहा नहीं रखना है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला यदि कोरोना है भी, तो भी जैसे मैंने कहा कि 85% लोग बिना कुछ बीमारी के वो ठीक हो, बिना कुछ सिम्टम्स के ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे भी देखा गया, अभी अखबारों में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है कि ऐसे हुए कि जिनको कुछ नहीं था, उनका देखा गया कि कोरोना पॉजिटिव, उनको आज तक कोई सिम्टम्स भी नहीं आया। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं जैसे बताया कि पौष्टिक आहार लीजिए, बस पौष्टिक आहार लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कोई दवाई, जैसे क्लोरोक्विन वगैरह के कुछ फायदे हैं, लेकिन हर को नहीं देनी वो बात। पौष्टिक आहार में डॉक्टर साहब, अगर आप एक बार अगर कॉमन मैन के लिए, जो घर में जो घरेलू लोग हैं, उनके लिए अगर आप बताएं, क्योंकि सब लोग घर में ही ज्यादा रह रहे हैं, तो पौष्टिक आहार में घर में रहकर जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे क्या क्या लेना चाहिए उनको? देखिए, जब हम घर में रहते हैं तो घर में अमूमन जो खाना खाते हैं, आपके आहार में एक दाल होना जरूरी है। कोई सी भी दाल लीजिए, हमारे लिए सब एक बराबर है, सब में प्रोटीन होता है। तो आपके सुबह शाम एक दाल आपके खाने में जरूर होना चाहिए। एक आपके खाने में विटामिन वगैरह हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं, आप भी हरी सब्जियां जरूर लेनी चाहिए। इस समय मैं सलाद का कहूंगा कि वही सब जिसमें छिलका वगैरह उतार सकते हैं, वही सलाद दीजिए, क्योंकि उसमें अंदर और साफ करके कीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि सब्जियों के अंदर से आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि जिस आदमी से आपने खरीदा हो उसको कहीं कोरोना ना हो, जिसकी वजह से उसके अंदर आ गए हो। तो यहाँ कोई और बीमारी भी हो सकती है। इसलिए जो भी आप कच्ची सब्जी खा रहे हो या कच्चा सलाद खा रहे हो, उसको अच्छे से पानी से धोकर जरूर खाएं। तो आपके पास यदि आप दाल खा रहे हैं, आप हरी सब्जी खा रहे हैं, और दूसरा नींबू पानी वगैरह लीजिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, या आप कोई सा भी फल लेते हैं उनमें भी विटामिन सी होता है, जो सीजनल फल है उनको लीजिए। बस सिर्फ ध्यान रखिए, यदि फल ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी फल की मात्रा। अदरवाइज यदि ये 3 चीजें आप लेते हैं, और जैसे अखिलेश ने भी कहा, एक पानी खूब पीजिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर को अंदर से एक तो गंदगी निकालता है, दूसरा हमारे को चाहिए होता है पानी, हमारे आहार के लिए चाहिए। तो यदि आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और दूसरों के स्वस्थ रहने के लिए ये भी जरूरी है कि आप दूसरों से जिनको बीमारी है उनसे दूर रहें। आप दूर रहने के लिए ये बताया गया कि कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखें एक से दूसरे में। इवन घर में भी ये डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि किसी को नहीं पता किसको क्या है, तो 3 फीट का डिस्टेंस रखें। और यदि एक खांसी के लिए मैं कहूंगा कि खांसी के लिए आपको 2-3 चीजें, लेकिन मैं एक कहूंगा कि कफ एटिकेट्स, यदि सपोज आपको खांसी हो भी जाती है तो टिश्यू पेपर रखें। टिश्यू पेपर रखें और सामने टिश्यू पेपर हो, और उस टिश्यू पेपर को आप डस्टबिन में जरूर डालें। अमूमन जो हमारी गंदी आदतें हैं एज ए भारतीय, कि हम जहां पे भी कुछ गंदगी सामान होता है, जैसे टिश्यू पेपर आए, कहीं भी फेंक देते हैं, और वो फेंका हुआ चीज हमारे घर में दोबारा आ सकता है, हमारे परिवार वालों के ऊपर आ सकता है, और हमें बीमारी कर सकता है। इसलिए जो भी चीजों, और यदि आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं और खांसी कर सकते हैं। दूसरों के ऊपर खांसी मत करिए, क्योंकि ये जो बीमारी है एक से दूसरे की तरफ फैलती है। तो इतना बहुत ध्यान रखें। बहुत अच्छा। तो हम डॉक्टर साहब ने कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए बताए हैं, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, खान पान कैसे रखना चाहिए। अब इसके साथ एक बार हम ये जानेंगे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है, ये बहुत पुरातन संस्कृति सभ्यता है, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो हम पहले करते थे, जो हम छोड़ चुके थे, उसको दोबारा से अपनाया जाने लगा है। और जैसे कि नमस्ते करने की परंपरा पूरे विश्व में शुरू हो गई है। योगा पिछले 4-5 वर्षों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। अब इस योगा और अपने जो पुरानी जो संस्कृति सभ्यता है, उसमें जो हमारा है, एक बार डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल से हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अपनी पुरानी पद्धति है, जैसे खाने का हो, या किसी से मिलने का हो, या योगा करने का हो, तो उनको हमें अपनाना चाहिए, जो इस कोरोना काल में शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो सकें। संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, ये ऐसी वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग ग्रसित हैं, तो हमें अब मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी हमें, जैसे
हमें डर का माहौल पैदा हुआ या हमें चिंता का माहौल पैदा हुआ, ये सब हमारी मानसिक स्तर पे आते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का हमें विशेष लाभ रखना है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि हमें ध्यान धारणा करनी है, हमें मेडिटेशन जरूर करना है। तो मेडिटेशन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप किस अवस्था में बैठे हैं या कैसे करें, आप आराम से जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। सिंपल सा मेडिटेशन की आप ओम का उच्चारण कर लें। आप आराम से बैठकर या लेटकर, शवासन में लेटकर आप ओम का उच्चारण करें। कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण अगर लंबी तेजी से करेंगे, ऊंचे स्वर में करेंगे, तो आपको विशेष लाभ होगा। यदि आप ओम का उच्चारण, आपके पास धर्म की कोई बाधा है, आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ओम को हिंदू धर्म से जोड़ा गया है तो लोग नहीं करते हैं, तो आप ब्रेथफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपना सांसों की जो प्रक्रिया चल रही है, जो जैसे हम सांस भर रहे हैं, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके उसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते जाएं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारी ब्रीदिंग जो है बहुत डीप होती जाएगी और हम एकदम शांत, हमारा मस्तिष्क जो है शांत हो जाएगा और हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स आप घर में अडेप्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने से भी हम मेंटली बहुत साउंड रहते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास है। मैंने पहले भी बताया कि अभी लॉकडाउन का पीरियड में कोई भी हम एक्टिविटीज देखते, हम घर में इनएक्टिव हैं, तो हमारी BMR जो है वो बहुत दो पे काम कर रही है, हम वेट पुट ऑन कर रहे होंगे, तो आप अभ्यास कीजिए सूर्य नमस्कार को करने से। ये तो बहुत रिसर्चेस हो चुकी है कि हमारी BMR बहुत तेजी से रेस होती है और हमारा वेट कंट्रोल रहता है। तो इस तरीके के अभ्यास को अपने जीवन में अपना सकते हैं। साथ ही साथ समय पर आपको एक नीट एंड क्लीन हाइजीनिक प्लेस पे बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग है, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग के 3 वेरिएंट होते हैं। एक मैंने खुद डेवलप किया है, तो ये मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो लोग उसको देखकर अभ्यास कर सकते हैं। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग एक चीजें होती है, हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग। हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग भी ये लंग्स को स्ट्रेच करने में फायदा करती है, और हमारा जो टाइटल वॉल्यूम है, जो लंग्स वॉल्यूम है एयर को इनहेल करने का, वो उसका लेवल बढ़ाती है। तो जब ये बढ़ेगा और लंग्स की सेल्स का सरफेस एरिया बढ़ाती है, तो गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, तो हमारी मेंटल ज्यादा है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। इस तरह की एक्सरसाइज हम अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। अब एक बार थोड़ा सा ये भी बता दें डॉक्टर अखिलेश कि खान पान में योगा के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, नेचुरोपैथी में क्या वर्जित है, क्या खाना चाहिए ऐसे स्थिति में, उस पर थोड़ा सा एक बार आप बताएं। देखिए, योग के हिसाब से, जी डॉक्टर साहब, योग के हिसाब से खाने को 3 ही वेराइटी में रखा गया, डाइट, तामसिक डाइट और राजसिक डाइट। तो ऐसी स्थितियों में हमें सिर्फ सात्विक डाइट लेनी चाहिए। सात्विक डाइट वो डाइट है जो कि प्रकृति हमें डायरेक्ट रूप में प्राप्त हुई है। तो फल और सब्जियों का सेवन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप फलों का सेवन करें और सब्जियों का सेवन करें, और खासकर हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। और जो भी आप सब्जियां खा रहे हैं उसको बहुत धो के खाएं, क्योंकि सलाद हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो हरी सब्जियों को या कोई भी सलाद वाली सब्जी को जब भी खाएं तो बहुत अच्छे से धो के खाएं और उनको अच्छी मात्रा में खाएं। यदि आपको डायबिटीज जैसी बीमारी है या कोई और बीमारी है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर्स के परामर्श से ही सब्जियों को और फलों को खाएं। अदरवाइज आपका जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो बढ़ और घट सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, सोडियम लेवल बढ़ सकता है। तो डॉक्टर्स की सलाह से ही अपने खान पान को रेगुलेटेड करके खाएं। और साथ में कुछ ऐसी सब्जियां लें, ऐसे सब्जियां और ऐसे फल लें जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लेमन वाटर जरूर लेना चाहिए, तो लेमन वाटर लें। हरी मिर्च जरूर खाएं, विटामिन सी ज्यादा होता है। आंवले का सेवन करें, आंवला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, फॉर्म में ले सकते हैं, कच्चा आंवला खा सकते हैं, आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। यहाँ पे आपके मुरब्बे के लिए डायबिटीज पेशेंट को प्रिकॉशन पड़ेगी। और साथ में आप पपीता खाएं, पपीते में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। साथ में विटामिन ए रिच फूड लेना है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो इनर लाइनिंग है, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो विटामिन ए रिच फूड जैसे रेड कैप्सिकम, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, पालक हो गया, हो गई, इस तरह की सब्जियों का सेवन जरूर
करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ में हमारे विटामिन ए विटामिन सी के भी भरपूर मात्रा मिलती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सलाह दिया। अब एक बार अंत में एक बार मैं डॉक्टर सैनी के पास चलूंगा और जानना चाहूंगा, मीडिया कर्मी ऐसे तो फर्स्ट लाइन वॉरियर बहुत सारे हैं कोरोना के, लेकिन मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन वॉरियर के कैटेगरी में ही आजकल आ रहे हैं। और ये अपना बचाव कैसे करें जब फील्ड में जाते हैं या जब बच्चों के साथ मिलते हैं या जब घर में आते हैं, तो इनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मचारियों का बड़ा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस बीमारी को लड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी अवेयरनेस की, लोगों को जानकारी पहुंचाने की। यदि मुझे कुछ जानकारी है और यदि लोगों के पास पहुंची नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, इसका मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और उनके बिना जितना भी हमने कंट्रोल किया है संभव ही नहीं हो पाता। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं मीडिया का कि उन्होंने नॉट एज ए वॉरियर बट एक सोल्जर की तरह, एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति की तरह निष्पाक तरीके से उन्होंने इसमें काम किया। तो मीडिया को भी वही ध्यान रखना है जो एक डॉक्टर को ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी उसी तरीके से फ्रंट लाइन है जिस तरीके से एक डॉक्टर हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन रखिए। जब आप किसी से भी व्यक्ति से बात करने जाते हैं, जैसे आज भी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है कि हमने इस जानकारी को लेने के लिए हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो जहां तक हो सके हम अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें, लेकिन अपनी बात भी रख पाए। तो कम से कम, जैसे सबको मालूम है, 3 फीट का डिस्टेंस रखें। दूसरा, सबके लिए अनिवार्य है कि एक मास्क पहने और आम जनता के लिए बोला गया है कि घर में बना हुआ आप फेस कवर, यानी कोई भी अपने घर में बना हुआ मुंह और नाक पे कपड़ा रख सकते हैं। लेकिन आप लोग हमारी तरह, क्योंकि हो सकता है उनमें से कौन मरीज है कौन नहीं है आपको नहीं मालूम, तो मैं कहूंगा कि आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें कि वो मास्क जो है, हमने देखा गया है कि या तो वो मुंह कवर कर रहा होता है या नाक कवर कर रहा होता है। आपका नाक और मुंह दोनों कवर करना चाहिए। तीसरा, क्योंकि आप गर्मी में भी आप भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, आपका भी इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए। तो इम्यूनिटी बनी रहने के लिए जरूरी है कि आप क्या करें, आप भी समय समय पर पानी लेते रहें, नींबू पानी रहें और अपना समय पर आहार करें। ये मैंने देखा है मीडिया के साथ। मैं मीडिया का काफी बारी कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं अपने आईएमए की तरफ से। मीडिया से मेरा बड़ा लगाव रहा है। वो अपना खाना पीना भूल जाते हैं, वो डॉक्टरों की तरह उनका खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता। तो मीडिया से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो टाइम पे खाना खाएं। और आपने कहा, मैं एक और, आपने एक क्वेश्चन पूछा था अखिलेश जी से कि हमारी पुरानी परंपराएं थी, वो आपके लिए भी लागू होती हैं और हमारे लिए भी लागू होती हैं। उनमें से एक जो आपने बिल्कुल सच कहा, नमस्कार। हमने अब नमस्कार दुनिया भर ने सीख लिया कि ये कितना अच्छी चीज थी। भारत की परंपरा को लोग पहचान रहे हैं। दूसरा, योगा आपको भी करना है, मुझे भी करना है, क्योंकि ये आज मेरी एक्सरसाइज आप डंबल उठाते हैं, जिम में जाते हैं, लेकिन योगा आप घर में बैठ के करते हैं। बहुत सरल तरीका है और हमारी बॉडी के सारे जो अंग हैं उसमें यूज हो जाते हैं और हम दोबारा से अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। तीसरा, जो आपने, मैं अपने बचपन को याद कर रहा था जब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जब हम घर में आते थे तो हमारे पिताजी, माँ बाप कहते थे, पहले आप अपने चप्पल उतारिए। चप्पल घर में नहीं जाती थी, पहले हम चप्पल उतारते थे, फिर घर के अंदर घुसते थे, और या दूसरी चप्पल होती थी, नंगे पांव हम घर के अंदर जाते थे या दूसरी चप्पल के जाते थे। तो आपको, मुझे, सबको ये याद रखना है कि बाहर हम पता नहीं कितनी गंदगी लेके आते हैं अपनी चप्पलों के द्वारा, और ये भी देखा गया है कि कोरोना वायरस इन चप्पलों के द्वारा हमारे घर के अंदर तक घुस सकता है। तो जब भी हम घर आने से पहले आए तो अपनी चप्पल, जूते जो बाहर के हैं उनको बाहर रखें और दूसरे अपने घर के अंदर रखें, या अपने बिना नंगे पांव भी हम जा सकते हैं। चौथा, यदि मैं फिर ध्यान कर रहे थे कि हमारी परंपरा में आता था कि जब आप आए हो तो सबसे पहले आपने घर में घुसते ही आपने नहाना है और कपड़े बदल के फिर आपको खाना मिलेगा। तो यही अब भी हमारे परंपरा में था, लेकिन हम कहीं भूल गए थे। तो उसको फिर से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम घर से बाहर आए, रात को, शाम को जब घर से आ रहे हैं, तो अपने कपड़े बदलें, नहाएं। तो
तो नहाने के साथ साथ हमारे हाथ भी धुल जाएंगे। तो हम हाथ धोकर ही, नहाकर ही, यदि किसी कारणवश हम नहीं नहा सकते, लेकिन खाना खाने से पहले सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए, ये है कि हम अपने हाथों को अवश्य धोएं। और ये एक जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक हैंड रब का लोग इस्तेमाल और करने लगे हैं। हैंड रब या हैंड वॉश, आप हैंड वॉश, हैंड रब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड वॉश यानी कि साबुन और पानी से जो हाथ धोते हैं, वो ज्यादा बेहतरीन चीज है बजाय हैंड रब करने की। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, अपने हाथ अवश्य साबुन और पानी से धोएं। यदि वो नहीं है तभी आप हैंड रब का इस्तेमाल करें और अच्छे से हाथ धोएं। कम से कम 30 से 40 सेकंड, 40 से 60 सेकंड लगते हैं आपको अच्छे से हाथ धोने में। तो उतना जरूर इस्तेमाल करें। यदि हम ये सब चीजें रहेंगे, ना तो मीडिया को, ना डॉक्टर को, ना आम जनता को बीमारी। बहुत अच्छे सुझाव दिए डॉक्टर साहब आपने। अब इसी क्वेश्चन को एक बार योगा और नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे। आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ समझा ही दिया है। अब मैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल जी से कहूंगा कि एक बार थोड़ा आप भी बताएं कि मीडिया के बंधुओं को क्या क्या योगी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, लोगों से ज्यादा या थोड़े कम, और क्या प्रिकॉशन और लेने चाहिए। देखिए संजय जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अकेले में बैठकर हाइजीनिक प्लेस पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें और साथ में जितने भी मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गरारे करने की प्रक्रिया बताई, जलने की प्रक्रिया बताई और कुंजल की प्रक्रिया बताई, उसको हफ्ते में जरूर फॉलो करते रहें। साथ ही जैसा कि डॉक्टर साहब ने टिप्स दिए हैं, उन सब को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाना है। एंड साथ साथ आप अपनी जो पुरानी बीमारियां हैं उनके लिए भी योग अभ्यास कर सकते हैं। साथ में आपका वेट ना बढ़े, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और आप स्वस्थ रहें, इसके लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेट ऑफ आसनास बना लें जिसमें आपकी स्पाइन का मूवमेंट हो, क्योंकि हमारी स्पाइन सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकला है। तो हमें ऐसे आसन बनाना है जो कि हमारी इस सिस्टम को ट्रेंड कर सके। तो हमारे स्पाइन के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे साइड में ट्विस्टिंग हो गया, साइड बेंडिंग हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया और स्ट्रेचिंग हो गया। तो हम स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, ट्विस्टिंग के लिए कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, साइड बेंडिंग के लिए हस्तोत्थानासन का अभ्यास कर सकते हैं या अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। बेंडिंग के लिए हम पाद हस्तासन कर सकते हैं या पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, सिटिंग में करना चाहते हैं तो। बैकवर्ड बेंडिंग के अंदर चक्रासन कर सकते हैं। चक्रासन कैंटी, अर्ध चक्रासन हो सकता है, पूर्ण चक्रासन हो सकता है, उस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम बेसिकली हमें अपनी स्पाइन की जो सारे मूवमेंट्स है वो करेंगे तो हम फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जब हम स्पाइन के सारे मूवमेंट करते हैं एक्टिवनेस पैदा करते हैं, हार्मोन्स जनरेट होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने दी और समय की सीमा है, नहीं तो ये चर्चा तो ऐसा चल रहा है जैसे लोगों को लग रहा है जैसे अमृतपान हो रहा है, सिर्फ इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब इस कार्यक्रम को, इसका दूसरा भाग भी हम आगे तैयार करेंगे। आप दोनों अपना महत्वपूर्ण समय मदर एंड वॉइस पे दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे और आपसे समय लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार।